हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और साथ साथ केमिस्ट्री। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री के 100 से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कम ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ 100 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेटली 100 टॉपिक भी हो सकते हैं, 95 भी रह सकते हैं और 110 टॉपिक भी हो सकते हैं। तो अगर बच्चों आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देना है और आपका भी सपना है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मेरे जो 70 नंबर का पेपर आता है, इस 70 नंबर में कम से कम 65 नंबर आए या 70 नंबर आए, तो इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए आपको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा बच्चों? फुल सिलेबस। तो इसके लिए आपके पास ये जो फुल सिलेबस, जितना कहने में सरल शब्द है इतना है नहीं। इसके लिए आपको हार्ड स्टडी करना पड़ेगा, हार्ड स्टडी, और उसमें लगेगा आपका टाइम, और वो आपके पास अब है नहीं, आपके पास उतना समय है नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऑथेंटिक तरीके से वो टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों। वो सभी टॉपिक आप पढ़ लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं हमारे सिलेबस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, उन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उनको भी देख सकते हो। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए, बिना समय आपका टाइम गंवाए हुए हम सीधे एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो मैं कहता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको टेंशन नहीं लेना रहेगा। देखो बच्चों, पहला टॉपिक आता है आपका मोलरता। देखिए मोलरटा होता है, जो मोलरिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन तो आते हैं, साथ साथ यहाँ से बच्चों आपके न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल, जिनको हम और आप और सभी लोग आंकिक प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकिक प्रश्न हिंदी के अंदर, न्यूमेरिकल इंग्लिश में कहते हैं आंकिक प्रश्न। तो मोलरता हो गया, मोललता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोल प्रभाज हो गया। ये चारों टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिनसे आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इन टॉपिक को आपको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। साथ साथ बच्चों आपका हेनरी का नियम जो होता है, हेनरी का नियम भी आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में आपसे 1 से 2 नंबर में हेनरी का नियम पूछा जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का जो नियम है बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता रहता है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है बच्चों परासरण और परासरण दाब क्या होता है। देखिए बच्चों, परासरण एक क्रिया होती है और अगर उसे हमें रोकना है तो एक दाब लगाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण और परासरण दाब दोनों की परिभाषा अलग अलग होती है। परासरण की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया की आपको परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। परासरण दाब होता है इसकी नॉर्मल सी परिभाषा, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे हम उसे परासरण दाब कर लेंगे, ठीक है। अगला बच्चों टॉपिक हमारा नंबर 8 है, जिसमें आपसे पूछा जाता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए बच्चों, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ये तो सिंपल सी डिफिनेशन है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हिमांक में अवनमन, इसके साथ साथ आप क्वथनांक में उन्नयन भी याद रख लेंगे। हिमांक में अवनमन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसमें अपनी तरफ से क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों है विद्युत अन्य अपघट्ट, ठीक है। अगला बच्चों है विशिष्ट चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता। आपको दोनों टॉपिक पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनके जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला बच्चों टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएंगे। साथ साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, कैसे कार्य करती है, कौन सा तत्व ऊपर है, कौन सा तत्व नीचे है, किसको आधार माना गया है। तो इस तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अगला बच्चों आता है मोलर चालकता। देखिए सेल से क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कम आएंगे, लेकिन मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि की आपको अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। आपने वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है 0.693/t,
ठीक है। तो आप लोग याद रख लेंगे टी हाफ होता है अर्धायुकाल, ठीक है। तो आप लोग याद करेंगे अर्धायुकाल, ठीक है। आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है, यानी कि आणविकता और कोटि में देखिए कोटि तो शून्य हो सकती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो एक तो सबसे बड़ा जो अंतर है वही है ये कि आणविकता और कोटि में आणविकता शून्य हो सकती है लेकिन कोटि आपकी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, साथ साथ आपके जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, यानी कि 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। इसमें दोनों में 14 तत्व आते हैं, कुल मिला के 28 तत्व होते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक बार आप पढ़ लेंगे। K2Cr2O7 और KMnO4 का निर्माण, यानी कि पूरा आपको प्रोसेस पढ़ना है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसको प्रयोगशाला में हम कैसे बना सकते हैं और इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। अगला बच्चों लिगेंड होता है, संकर आयन होता है, इन दोनों को आप लोग पढ़ेंगे। साथ साथ उपसंयोजन संख्या होती हैं, आयनन समावयवता, हाइड्राइड समावयवता, दोनों इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों फिनोल, यानी कि C6H5OH होता है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO होता है। अगर बच्चों इसी चीज़ को आप रिंग के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरीके से, 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको किस तरीके से रिंग मिलती है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आप देखेंगे तो आपने रिंग देखी होंगी, फिनोल के लिए मैं बात करूं, इसमें आप बीच में चाहे गोला कर लें चाहे 3 जगह पर समांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा लें, इस तरीके से OH लगा होता है। यही बच्चों हमारी क्या होती है, फिनोल होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लेंगे, यही फिनोल है। इसको क्या किया गया, इसको रिंग के अंदर लिखा गया, इसको चेन के बाहर लिखा गया। बेंजल्डिहाइड भी सेम होता है, इसी तरीके से, इस तरीके से होता है। बीच में आप गोला कर लेंगे या फिर आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगा लें, ऊपर CHO लगा होता है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, इसी तरीके से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। अब बच्चों एसीटोन आता है, एसीटोन का जो आप लोगों ने कभी कभी एसीटोन को ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, CH3 CO C डबल बॉन्ड O और CH3, ये भी सेम चीज़ है, इसको C को तोड़कर लिख दिया गया, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड को CN कहते हैं, आइसोसाइनाइड को NC कहते हैं, याद होना चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए अगला टॉपिक जो है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर होता है पेप्टाइड बंध, क्या होते हैं, प्रोटीन के अणुओं को जो बांध कर रखते हैं उन्हें पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों होता है कोडोन, क्या होते हैं, DNA। आप DNA को फुल याद करेंगे, ये आपके बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा और आपके केमिस्ट्री में भी। अगर आपने बायोलॉजी में DNA पढ़ा तो यहाँ पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सेम स्ट्रक्चर आप बना लें। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, BBT के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर बच्चों IUPAC आता है, सेटिचफ का रूल आता है, क्लोरोफार्म CaCl3, यानी कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्रिया करके कौन सी एक जहरीली गैस बनाता है जिसका नाम होता है फास्जिन। ये भी आपसे क्वेश्चन, क्लोरोफार्म आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला आता है बच्चों मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। ल्यूकास परीक्षण पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। H2SO4 इसका संपूर्ण नॉलेज आपको होना चाहिए, इसके प्रयोगशाला विधि, कैसे इसको प्राप्त करते हैं, क्या इसके प्रोसेस होते हैं, सब पूरा पढ़ लेना है। साथ साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या इनको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए हेलो एरीन क्या होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि कौन सी सर हम रिएक्शंस याद करें। जैसे बच्चों मैंने आपको कई सारी रिएक्शंस पढ़ाई जिसमें आपकी जैसे हो गया आपकी कैनिजारोव क्रिया, कैनिजारो हो गई, आपकी कार्वेलेमिन हो गई, ऐसी कई सारी रिएक्शन हमने वोल्टेज अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, सेंडमायर अपक्रिया और आपकी होती है फिडल क्राफ्ट अपक्रिया और आपकी HBZ अपक्रिया, कई सारी रिएक्शंस आपको मैंने पढ़ाई हैं। तो उन्हीं से सारी रिएक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को आपको तैयार कर लेना। फिर एक साथ साथ इसी में टॉपिक आता है क्या होता है जब, और एक टॉपिक आता है कैसे प्राप्त करो। एक नॉर्मल IUPAC आते हैं, एक आपका संयोजकता आबंध जो संयोजकता वाला सिद्धांत होता है चैप्टर है, उससे भी आपके जो है IUPAC जो है आ जाते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक को आपको लिगेंड वगैरह जहाँ पर आपने पढ़े थे उपसंयोजन यौगिक, वहाँ के भी कुछ IUPAC जैसे K4FeCN6 का होल्ट है CN, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनके भी IUPAC नाम आपको लिखना रहता है, ठीक है। फिर बच्चों आते हैं न्यूमेरिकल। देखिए मैंने आपको बताया 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे एक चैप्टर आपका होगा विलयन, एक आपका चैप्टर विलयन हो गया, दूसरा आपका चैप्टर हो गया विद्युत रसायन, एक आपका चैप्टर हो गया बच्चों रासायनिक बलगत की,
रासायनिक बलगतिकी, इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बस इन्हीं के 2-4 क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लोगे, न्यूमेरिकल आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये 44 जो टॉपिक थे आपके केमिस्ट्री के अंदर हैं। अब हम इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर अप कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए, कवर अप कर लिए, तो आपके सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो जाएंगे। अगर 1 से 2 क्वेश्चन छूटते भी हैं तो उसके लिए हम आपको सीरीज चला रहे हैं, उसमें भी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको फिजिक्स जो केमिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर, क्योंकि बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चन भी, फिजिक्स के टॉपिक भी आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फिजिक्स के बारे में, यानी कि जिसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी आपको ध्यान से समझना है, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना। जैसे बच्चों एक टॉपिक आता है विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में आपसे बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में पूछी जाएगी। ठीक है, फिर बच्चों आता है रेखीय आवेश घनत्व, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बच्चों कूलाम का नियम आता है। देखिए कूलाम का नियम जो है बच्चों, या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा या तो फिर आपका 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम में हुए हैं, कभी भी मैंने देखा है कि 5 नंबर में कूलाम का नियम नहीं पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कूलाम का जो नियम है वो 2 से 3 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद होनी चाहिए। अब देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ आपको यहाँ पर क्या सॉल्व करना। देखिए आपने देखा होगा ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब बच्चों यहाँ पर के क्या होता है? एक परावैद्युत पदार्थ का माध्यम होता है जिसका मान, जब कोई माध्यम नहीं दिया होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना लिखते हैं। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए जब आप सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आप सूत्र रट लोगे, पढ़ोगे वो नहीं, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, अब बच्चों अगली आती है गॉस की प्रमेय। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब बच्चों वैद्युत बल रेखा, जो रेखाएं होती हैं इनके क्या गुण होते हैं? देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण जो हैं इनसे भी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वैद्युत बल रेखाओं के ऊपर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके साथ में 1 से 2 टॉपिक जो हैं वो और ऐड होंगे। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। निजरब ये 3 से 5 नंबर में नहीं पूछे जाएंगे, इनके साथ में कोई ना कोई टॉपिक को ऐड किया जाएगा। अगला बच्चों वैद्युत विभव आता है। देखिए परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर बताया गया कि इसका मान 1 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ कभी कभी लगा होता है, क्योंकि मैंने बता दिया। अब बच्चों अगला आता है समविभव प्रश्न। देखिए ऐसा किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक प्रश्न जिसके सभी बिंदुओं पर विभव जो है समान हो, इसे ही ऐसे प्रश्न को हम समविभव प्रश्न कहते हैं, याद होना चाहिए। वैद्युत विभव बच्चों दोबारा नोट डाउन है, कोई टेंशन नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, अब देखिए बच्चों यहाँ पर वैद्युत विभव जिसको हम लिखते हैं V से और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको लिखते हैं E से, तो V इक्वल टू जो सूत्र आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगला बच्चों विभव प्रवणता, संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम। देखिए ये टॉपिक आपको थोड़ा समझ लेना है। देखिए संधारित्र जो होते हैं इनका श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बच्चों आपका संधारित्र होता है, संधारित्र, ठीक है, और एक आपका होता है प्रतिरोध। तो संधारित्र और प्रतिरोध में अगर बच्चों हम श्रेणी क्रम के सूत्र की बात करें प्रतिरोध में, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहीं पर अगर हम समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम की, तो हमने सूत्र पढ़ा था 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस में होता है 1/R2 बच्चों, प्लस होता है 1/R3 और डॉट आप जितने भी जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रतिरोध में ऐसे होता था। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम बात करें किसमें? संधारित्र में, तो संधारित्र को हम C से लिखते हैं 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसमें समांतर क्रम का सूत्र होता है बच्चों, समांतर क्रम जिसमें सूत्र होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2
प्लस C3 डॉट डॉट आप जितने चाहें वो जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चे क्या करते हैं, देखिए समांतर क्रम में क्या हुआ, बटे में है प्रतिरोध वाले में, और श्रेणी क्रम क्या होता है, संधारित्र में क्या होता है, श्रेणी क्रम में बटे वाला होता है। अब बच्चे क्या होता है, प्रतिरोध को हाई स्कूल से पढ़ते आए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, जब यहाँ पर पढ़ते नहीं पहली बार देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर इसका उल्टा होता है, जो इसमें प्रतिरोध में जिस तरीके से सूत्र लगता है वहाँ पर यहाँ समांतर में प्रतिरोध में श्रेणी वाला है, वो समांतर में समांतर वाला श्रेणी में। ये चीज़ आप लोग याद रख लोगे, प्रतिरोध का अगर आप उल्टा कर दोगे सूत्र लगा दोगे और संधारित्र को C से लिखते हैं, और क्रम वही होता है, श्रेणी क्रम होगा तो इस तरीके से जो प्रतिरोध होंगे लगातार आपके जुड़े होंगे इस तरीके से, जो भी संधारित्र होंगे, और अगर समांतर क्रम का होगा तो इस तरीके से आपके जुड़े होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता होना, यहाँ पर ज़्यादातर मान जो है μF में दिए रहते हैं, माइक्रोफैरड में दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बच्चों अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों ओम का नियम। देखिए ओम का नियम भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वहीं साथ साथ किरचॉफ का नियम, ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला बच्चों आता है टॉपिक अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विभवमापी हो गया आपका धारा घनत्व, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। व्हिटस्टोन क्षेत्र का सिद्धांत क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है। बायो-सावर्ट का नियम जो भी है बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चों एक आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। देखिए ये होता क्या है कि ज़्यादा तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी इससे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 से 3 नंबर में। तो आप ये नहीं कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आप एक बार इसको पढ़कर जरूर जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों आता है क्यूरी का नियम। फिर बच्चों आता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी अगर आप पूरा पूछा जाता तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्वपरिण गुणांक और भ्रमण धाराएं, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़कर जाना। अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक देखिए बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है फैराडे का नियम, लेंज का नियम। और ये लेंज का नियम बच्चों आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, टेंशन। अब बच्चों ट्रांसफार्मर, देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर जो है इसका सचित्र वर्णन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को भी आप अच्छे से तैयार करोगे। सूक्ष्म तरंगें, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक ही में अगर पूछ लिए जाते हैं तो 4 नंबर में पूछे जाएंगे, 5 नंबर में, नहीं तो 3 नंबर में 1-1 नंबर की इनसे टिप्पणियाँ परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल उदाहरण पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत याद रखना है आपको। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, क्या होती है, इसके बारे में। समंजन क्षमता भी आपको पता होना चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्या बच्चों, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, याद कर लेंगे। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, उनकी फोकस दूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर परस्पर 2 लेंस संपर्क में रखें उत्तल लेंस, तो उनकी फोकस दूरी क्या आएगी उसके बारे में। लेंस का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण कहाँ पर होता है, विनाशी व्यतिकरण कहाँ पर होता है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो हाइगेंस वैज्ञानिक थे इनके द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। यानी कि पहले आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पता होना चाहिए, समझे, तथा इसके आधार पर, यानी कि इनके द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की आपको व्याख्या करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जा सकता है, ठीक है, याद रख लेंगे। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग को आपको पता चलना, इससे न्यूमेरिकल व्यू आते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रकाश विस्तृत उत्सर्जन के नियम क्या है, फोटोन क्या होता है, द्विवरोली तरंगें क्या होती हैं, बोहर की परिकल्पना और इसकी कमियां। देखिए सबसे पहले तो आपको बोहर की परिकल्पना पढ़ लेना है, फिर आपको पढ़ लेना है कि बोहर की जो परिकल्पना बोहर ने दी थी इनकी कमियां क्या रह गई थी। फिर बच्चों रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लेना है आपको। फिर आपको पढ़ लेना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का एक समीकरण है जिसका नाम है ½ mv² μ-h की स्थापना कीजिए। यानी कि सूत्र कैसे आया, और ये सूत्र भी बच्चों ये जो पूरा है भी 5 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतने आपको लगभग 50 यहाँ पर टॉपिक बताए गए, 44 उधर बताए गए, तो 94 टॉपिक आपको बता दिए गए हैं। मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली 100 टॉपिक हैं। तो इन सभी टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो 140 नंबर का जो आपका पेपर आपको लिखने को रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो वो आपका जो पोर्शन है एक तरीके से कवर अप हो जाएगा। इतने में आपको लगभग टॉपिक फंस जाएंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा अगर आप लोगों ने इतने टॉपिक तैयार कर लिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।